पर सारा जहां मरीज, मर्ज भी लाइलाज, पहचाने कौन दर्द, दवा की किसे खबर। हम सभी ये चाहते हैं कि कभी भी बीमार ना पड़े, यानी हमारी सेहत ठीक रहे। लेकिन बहुत से खतरे ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर मंडराते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं, कई तरह के संक्रमण हैं जिनसे हम कभी ना कभी तो बीमार पड़ ही जाते हैं। और ऐसे में बड़ी राहत की बात होती है दवा, यानी वो जीवन रक्षक साबित होती है जो मर्ज को दूर करती है, बीमारी को ठीक करती है और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करती है। लेकिन जरा सोचिए, जब यही दवा असर करना बंद कर दे, ये सोचकर ही चिंता में और भय का भाव मन में आ जाता है। इस स्थिति को कहा जाता है एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कितना बड़ा खतरा है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए। यदि ये स्थिति उत्पन्न होती है तो कौन सी जटिलताएं हो सकती हैं उस व्यक्ति को जो किसी तरह के संक्रमण से प्रभावित होता है, और विशेष तौर पर अगर वो संक्रमण बैक्टीरिया के कारण हो, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या इलनेसेस में बहुत सी ऐसी दवाएं जिनका उपयोग किया जाता है जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। लेकिन जब ये दवाएं बेअसर होने लगें तो बात चिंता की है। कौन से कारक हैं जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ता है? कितना चिंताजनक है ये हम सभी के स्वास्थ्य के लिए, ये जानने की आवश्यकता है। जब बात आती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, तो न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व भर में एक बड़ा संकट माना जा सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। आज हम विस्तार से टोटल हेल्थ में आपको बताएंगे कि एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या स्थिति होती है, क्यों चिंताजनक है और कैसे इसके खतरे को कम किया जा सकता है। क्या एंटीबायोटिक एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ही अवस्था है या इन दोनों अवस्थाओं में कितना फर्क है? जब विशेषज्ञ ये कहते हैं कि किसी को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया है, या फिर दूसरी तरफ जब किसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं में कितना अंतर है, किस तरह से इसे समझा जा सकता है, ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। साथ ही हम विशेषज्ञों से ये भी जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स दवाएं कौन सी अवस्था में कार्य करती हैं, यानी कौन सी वो बीमारियां हैं, कौन से वो संक्रमण हैं, कौन सी वो स्थितियां हैं जिसमें यदि व्यक्ति एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करता है तो उसके लिए उपयोगी होता है और किन स्थितियों में बिल्कुल उपयोगी नहीं होता। एंटीबायोटिक का अधिक प्रयोग किस तरह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे को बढ़ाता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझते, केमिस्ट के पास जाते हैं, दवा ले लेते हैं। ऐसे में यदि आप एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक और अनावश्यक प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपकी सेहत को कैसे प्रभावित करेगा, किस तरह की जटिलताएं और खतरे आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़ाएगा, ये विशेषज्ञ आज आपको बताएंगे टोटल हेल्थ के डिस्कशन में। सुपर बग्स का जिक्र बहुत ज्यादा आता है और ये कहा जाता है कि ये सुपर बग्स यानी वो जीवाणु या विषाणु जिन पर दवाओं का असर कुछ कम होता है या असर नहीं होता, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने खतरनाक हैं, किस तरह से ये खतरा हमारे स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है और कैसे या तो इसकी संभावना को कम किया जा सकता है या फिर इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। बहुत सी ऐसी स्थितियां होती हैं जैसे वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स या फिर वो लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम होती है। इनमें जब संक्रमण होते हैं तो उसके अंदर जटिलताएं होने का खतरा होता है। ऐसे में एएमआर किस तरह से प्रभावित कर सकता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने पर मेडिकल एक्सपेंस यानी जो खर्च किया जाता है इलाज पर वो, और जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसकी ड्यूरेशन यानी वो अवधि किस तरह से बढ़ जाती है और क्यों बढ़ जाती है, किस तरह की जटिलताएं व्यक्ति में हो सकती हैं, ये जानने की आवश्यकता है। साथ ही ये भी कि क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में यानी भविष्य में एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर दें, यानी वो दवाएं, वो एंटीबायोटिक मेडिसिन जो हम आजकल ले रहे हैं उनका असर न हो।
क्या ऐसी संभावना हो सकती है? जानेंगे विशेषज्ञों से कि इस पर उनकी राय क्या है। क्या जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज क्रिस्पर से AMR से लड़ने में सहायता मिल सकती है? यानी इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से फाइट करने में या उसका सामना करने में हमारे लिए सहायक हो सकती है? क्या टीकाकरण करवाना एंटीबायोटिक्स के आवश्यकता को कम करता है? क्या AMR की संभावना इससे कम होती है? और क्या यदि टीकाकरण सभी के लिए पूर्ण तरह से होता है, विशेष तौर पर छोटे बच्चों में, वृद्ध लोगों में या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में, किस तरह का प्रभाव होगा? साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे नए एंटीबायोटिक्स बनाने में सहायता कर सकता है और AMR के समाधानों की खोज में हमारे लिए कितना लाभकारी हो सकता है? आज टोटल हेल्थ में विस्तार से बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट के साथ और समझ लेते हैं कि दरअसल किस तरह से जीवाणु, विषाणु और कीटाणु हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं और क्या होता है जब इनका आक्रमण हमारी इम्यूनिटी पर होता है, किस तरह का प्रभाव होता है और कब स्थिति बन सकती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। किसी भी स्थिति में बीमार होने पर दवाएं हमारे लिए जीवन रक्षक साबित होती हैं। लेकिन जरा सोचिए, यदि ये दवाएं असर करना बंद कर दें या इनका असर कम होने लगे तो ये स्थिति है एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसके कई कारण हो सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो स्थिति है जब सूक्ष्म जीवी जैसे जीवाणु, वायरस, फंगस या अन्य परजीवी आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे पहले वो प्रभावित हुआ करते थे। दवाएं संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए प्रभावशाली होती हैं। यदि उचित तरीके से लिए जाएं तो जीवन बचा सकती हैं। लेकिन दवाओं यानी एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं। व्यक्ति के संक्रमित होने पर रोगाणु शरीर में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। रोगाणु संक्रमण के तेजी से बढ़ने और लक्षण दिखाने से पहले शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र सामान्य तौर पर इन्हें नष्ट कर सकता है। हमारे पास विशेष श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हानिकारक रोगाणुओं पर आक्रमण करती हैं। कभी कभी ये रोगाणु संक्रमण को गंभीर कर देते हैं, तब एंटीबायोटिक दवाओं की सहायता लेनी पड़ती है जो बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं और उनके विकास को धीमा करते हैं। दवाओं का अत्यधिक और अनावश्यक प्रयोग इसके प्रभाव को कम करता है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कारण बनता है, जिसकी वजह से कोई भी संक्रमण या बीमारी होने पर उसका उपचार मुश्किल हो जाता है। यदि आप भी एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के करते हैं, अपने आप करते हैं या फिर इलाज पूरा नहीं लेते, तो जान लीजिए कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खतरे को बढ़ा सकता है। अगली बार एंटीबायोटिक या किसी भी अन्य दवा का प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। दवाएं जीवन रक्षक जरूर है, लेकिन आवश्यक है कि किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य ले लें। आज विशेषज्ञों को हमने यहाँ स्टूडियोज में बुलाया है आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह से दवाओं का प्रयोग करना चाहिए और क्यों हर बार बीमार होने पर या कोई संक्रमण होने पर एक विशेषज्ञ से परामर्श यानी कंसल्टेशन के बाद ही दवाओं को शुरू करना चाहिए। कितनी डोज आपको दी जा रही है इसका एडजस्टमेंट भी विशेषज्ञ ही करेंगे और कब आपको ये बंद करना है यानी पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद दवाएं कब बंद करनी है ये निर्धारण भी विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाएगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा है और कैसे प्रभावित कर सकता है हमारे स्वास्थ्य को, आने वाले समय में किस तरह की जटिलताएं हम सभी के लिए हो सकती हैं और कैसे हम इनसे बचाव कर सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर
Hitendra Gautam, Professor, Department of Microbiology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. He is member, Hospital Infection Control Committee with over 20 years of experience. His areas of interest are antimicrobial resistance, antimicrobial stewardship, hospital infection control, bacterial meningitis, sepsis, diarrhea, and accreditation. With over 100 reviewed journals, publications in national and international journals. बहुत स्वागत है डॉक्टर हितेंद्र आपका। सभी को नमस्कार। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर कामिनी वालिया, सीनियर पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट एंड नेशनली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, infectious diseases, epidemiology and diagnostic policy in India at Indian Council of Medical Research, that is ICMR. She leads large multi-center AMR research programs, drives strengthening of national surveillance networks and advances stewardship initiatives that inform clinical practice and health system decision making. बहुत स्वागत है डॉक्टर कामिनी वालिया आपका। नमस्कार। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल एंड वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज with over 15 years of experience. His areas of interest are obstructive airway diseases, COPD, asthma and respiratory infections. बहुत स्वागत है डॉक्टर रोहित कुमार आपका। नमस्ते। जब बात आती है दवाओं के प्रयोग की तो बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें ये लगता है कि डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही क्या है, लेकिन आवश्यकता बिल्कुल है, न सिर्फ इस खतरे को समझने की बल्कि अपने आप को इससे बचाने की भी। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से संबंधित जानकारी हम टोटल हेल्थ के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 2309-7648 एंड 2309-7671। आप अपने प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। समझ लेते हैं इस खतरे को और ये भी जान लेते हैं विशेषज्ञों से कि कैसे इसकी संभावना को हम कर सकते हैं कम, यानी हम सबको अपनी तरफ से क्या करना है और सभी की इसमें कितनी भूमिका होनी चाहिए, कैसे हम योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर कामिनी आपसे ही समझना चाहेंगे, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कितनी बड़ी स्वास्थ्य समस्या या कितने बड़े खतरे के रूप में आप इसे देखती हैं? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भारत में ही नहीं ग्लोबली एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और रिसेंटली जब से कोविड हो के हटा है उसके बाद से हमें इस चीज़ के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज हुई है कि कोविड के टाइम पे बहुत सारा एंटीबायोटिक यूज़ हुआ और कोविड के बाद इसके अवेयरनेस हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ICMR से हम हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जो कि 25 हॉस्पिटल से डेटा लेने के बाद हम पब्लिश करते हैं और ये हमने मंडे को एक 8वीं रिपोर्ट रिलीज़ करेंगे और पिछले 8-10 साल से जो हम डेटा देख रहे हैं, जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, हम देख रहे हैं कि उनमें कंटिन्यूसली एक बढ़ोतरी की तरफ एक ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है रेजिस्टेंस इन आवर पॉपुलेशन। चाहे वो डायरिया की मैनेजमेंट हो, चाहे वो टाइफॉइड का मैनेजमेंट हो, चाहे वो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का मैनेजमेंट हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं इन हॉस्पिटल्स एंड इन पेशेंट्स। जी, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। सभी की सेहत की बात की जाए और अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि इसी के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 18 से 24 नवंबर तक हर साल वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, यानी किस तरह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की संभावना को कम किया जा सकता है, इस पर जानकारी दी जाती है और टोटल हेल्थ के माध्यम से भी हम आप तक यही जानकारी पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। डॉक्टर रोहित कुमार, बहुत आम है सेल्फ मेडिकेशन करना, क्योंकि आजकल न सिर्फ सोशल मीडिया पर कई तरह के कॉम्बिनेशंस आसानी से मिल जाते हैं तो लोगों को ज़रूरत ही नहीं लगती, चाहे हल्का सा खांसी जुकाम हो। और सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है कि दवाएं जो सेल्फ मेडिकेट या ओवर द काउंटर ली जाती हैं वो इन्हीं एलिमेंट्स के लिए होती है कि ज़रा सा जुकाम हुआ, सबको पता है कि कौन सी दवा लेनी है और न सिर्फ खुद को, दूसरों को भी बता दिया जाता है कि हमें इससे फ़ायदा हुआ था तो आप भी ले लीजिए। कितना सुरक्षित मानते हैं इसे?
ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है कि लोग अपने आप खुद ही अपनी दवाई ले लेते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला, बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं जो कहते हैं हमारे पास ये दवाई रखी हुई थी, एक डोज तो हम ले चुके हैं या 5 दिन ये खा चुके हैं, अब क्या करना है। सो ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है। आई लाइक टू ब्रिंग टू अटेंशन कि ये जो दवाइयाँ हैं ये शेड्यूल एच ड्रग्स हैं या शेड्यूल H1 ड्रग्स हैं, विच मीन्स कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से ही बेची जा सकती हैं। तो ये एक तो ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं है, इनको ऐसे ओवर द काउंटर ड्रग्स की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। आपको हमेशा एंटीबायोटिक्स पूछ के लेने हैं ना। होता क्या है कि कई बारी जो आपने बात की वायरल निमोनिया, वायरल इन्फेक्शन है, गले का सोर थ्रोट है, उसमें एंटीबायोटिक्स का तो कोई रोल भी नहीं है। जैसे एंटीबैक्टीरियल एजेंट एक वायरस को नहीं मारेगा, तो उसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट लेना तो बिल्कुल यूजलेस है। डॉक्टर रोहित, आजकल पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है और जाहिर तौर पर ऐसी अवस्था में भी एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं है। सो ये अगेन एक प्रॉब्लम आ रही है कि अभी लास्ट 1 महीने में बहुत सारे वायरल केसेस थे, बहुत सारे पोल्यूशन रिलेटेड केसेस थे, जिसमें गले में खराश थी, खांसी था, जुकाम था, और उसमें लोगों ने बहुत एंटीबायोटिक्स यूज़ किए। मैं अपनी प्रैक्टिस से बता पा रहा हूँ कि कई लोगों ने तो एंटीबायोटिक्स पहले ले चुके थे, वो फिर मेरे पास आ रहे थे। तो ऐसे में मेरी एडवाइस रहती है कि आप प्लीज़ एंटीबायोटिक्स हमेशा एक डॉक्टर से पूछ के लीजिए, एक प्रिस्क्रिप्शन लीजिए। फार्मासिस्ट को भी सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन पे ये दवाई देनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको दवाई दी जाती है तो उसका पूरा कोर्स करिए, ये नहीं कि कुछ बीच में छोड़ दी थी और रखी हुई एंटीबायोटिक घर में थी वो भी ले ली। तो वो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। मैं आपके माध्यम से ये सबको बोलना चाहूँगा कि ऐसा ना करें। जी, कार्यक्रम के शुरुआत में ही बेहद महत्वपूर्ण संदेश कि जब भी आप बीमार होते हैं थोड़ा सा कष्ट करके विशेषज्ञ के पास अवश्य जाइए, क्योंकि ये आपको आने वाले बहुत से कष्टों और समस्याओं से बचा सकता है। क्योंकि सही इलाज यदि किया जाता है तो न सिर्फ रोग जल्दी ठीक होता है बल्कि आने वाली जटिलताओं की संभावना भी कम होती है। डॉक्टर हितेंद्र गौतम, किस तरह से समझाना चाहेंगे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात काफ़ी की जाती है और आजकल एक और टर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिसका जिक्र आता है। क्या अंतर या क्या फ़र्क है दोनों में? एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर कैसे कोई इसे समझ सकता है? एंटी माइक्रोबियल एक बड़ा टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर बैक्टीरिया को मारने की दवाइयाँ हैं वो एंटी बैक्टीरियल हैं, फंगल को मारने की दवाई है वो एंटी फंगल है, पैरासाइट्स को मारना है, वायरस को मारना है, ये एक पूरा बड़ा कंप्लीट पिक्चर है। बट जब हम एंटी बैक्टीरियल की बात करते हैं, मोस्टली जो हम लेते हैं वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो इनमें ये फ़र्क है कि अगर हमें किसी फंगल पैथोजन को मारना है तो हमें एंटी फंगल देना पड़ेगा। तो बट एंटी माइक्रोबियल सभी को कवर करता है, तो हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है उस कंडीशन में। ये समस्या आज जितनी बड़ी है, अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में ये पूरी दुनिया में 7 लाख के आसपास लोगों को किल करती है ग्लोबली। इतनी बड़ी समस्या है ये आज की डेट में। बट इससे बड़ी समस्या ये आज 2025 चल रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 20 से 25 वर्षों में ये जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग जो प्रभावित होते हैं वो कैंसर से होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन ग्लोबली। बट अगर ये बीमारी, अगर ये AMR का जो कंसर्न है, अगर हमने इसको सॉल्व नहीं किया तो ये इस स्पीड से जिससे चल रहा है, ये 2045 या 50 तक उम्मीद है कि ये उसको क्रॉस कर ले और ये सबसे बड़ी समस्या दुनिया की बन जाए, जो कि अभी ये जैसे मैंने बोला अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन के आसपास है। बीच में हमारे डायबिटीज़, ट्रॉमा सब है, सबसे ज़्यादा कैंसर है। बट इसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है, तभी ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे ये एक्शन लिया जा रहा है कि इसको वहाँ ना पहुँचने दिया जाए कि ये पूरी दुनिया को इतना सबसे बड़ी बीमारी बन के प्रभावित हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम समझते हैं, ऐसा नहीं है कि हम, एक होता है कि कोई चीज़ गलत है उसको हटा दो, बट एंटीबायोटिक के बिना रहना भी मुश्किल है, एंटीबायोटिक को रहना भी ज़रूरी है। तो कोई चीज़ अगर ऐसी होती है जिसको हम पूरी तरह हटा भी नहीं सकते तो हमें उसको समझना पड़ता है। एक होता है कि कोई चीज़ टोटली गलत है उसको हटा दो, बट एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड भी है। तो इसका मतलब सबको ये समझना है कि ये सही कैसे इस्तेमाल होगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें हर एक इंसान का रोल है, ना कि ऐसा नहीं कि हर एक कि सिर्फ इसमें डॉक्टर्स का रोल है या पॉलिसी मेकर्स का रोल है या फिर गवर्नमेंट का रोल है। एक आम इंसान जो बिल्कुल आम इंसान, आप कुछ भी ले लीजिए जो भी कर रहा है, और टॉप मोस्ट यू कैन टेक एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एनी CDC, WHO,
ICMR, every person who is there in this earth has a role in this. So ये एक बहुत बड़ी भूमिका है जो हमको निभानी है. तो अगर वो नहीं निभाएंगे तो हमारे सामने डेटा साफ साफ दिख रहा है कि ये एक उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. तो हमें सभी को पूरा दायित्व निभाना है इसके. इस स्थिति को सुनने मात्र से ही डर का एहसास होता है. तो हम सभी ये समझ सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो किस तरह की जटिलताएं सभी के जीवन पर होगी और कैसा खतरा मंडराएगा. लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए खुद के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है. क्या कदम उठाए जा सकते हैं ये भी जान लेते हैं विशेषज्ञों से. इसके लिए समस्या कहाँ कहाँ है वो समझने की जरूरत है. डॉक्टर कामिनी, कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की संभावना हो सकती है, यानी गलतियां कहाँ कहाँ पर, किस स्तर पर होती हैं? सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं. तो हमें समझने की ये ज़रूरत है कौन सी सिचुएशंस में एंटीबायोटिक ओवर यूज़ होता है. अगर हम कम्युनिटी की बात करें जहाँ पर डायरिया कॉमन है, जहाँ पे यूरिनरी इन्फेक्शंस कॉमन है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो पुअर हाइजीन के कारण, जैसे पानी साफ नहीं है, जो जिस तरह से हमने खाना बनाया है वो ठीक नहीं है, वहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब हम जांच नहीं करवाते, किसी को इन्फेक्शन हुआ और उसने कल्चर नहीं कराया, उसने जांच नहीं कराई, बिना जांच के जब डॉक्टर भी एंटीबायोटिक लिखते हैं तो वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें इंक्रीज करते हैं. हॉस्पिटल में अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स में भी सफाई रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है. इन्फेक्शन कंट्रोल जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है हॉस्पिटल्स में, या जब ठीक से लैब की रिपोर्ट नहीं आती, माइक्रोबायोलॉजी वाले जो रिपोर्ट्स हैं उसको जब डॉक्टर्स ट्रस्ट नहीं करते, तब भी एंटीबायोटिक यूज़ बढ़ता है. तो ये सारी सिचुएशंस हैं जिसमें एंटीबायोटिक यूज़ इंक्रीज़ होता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है बिहेवियर, जो कि डॉक्टर हितेंद्र ने भी बात करी, डॉक्टर रोहित ने बात करी कि मरीज़ दवाई खा के आते हैं. हमारे यहाँ एक ये सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से कि हम एंटीबायोटिक खरीद सकते हैं अपने आप, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई एंटीबायोटिक खरीदे और उसको कंज्यूम करे, उसका सेवन करे. बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं. ऐसा नहीं है कि एक इन्फेक्शन के लिए कोई भी एंटीबायोटिक चल जाएगी. उतनी एजुकेशन डॉक्टर्स के पास है, आम मरीजों के पास नहीं है. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ इस चीज़ को समझे कि हमें एक प्रॉब्लम के लिए या एक बीमारी के लिए जो एंटीबायोटिक है वो हर बीमारी में एप्लीकेबल नहीं है. हो सकता है जिसको आपकी फैमिली में कोई दूसरी इन्फेक्शन हुई हो, आपका जो इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया है वो अलग होगा, उसमें वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में अवेयरनेस और एजुकेशन क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हर कोई एंटीबायोटिक्स की इम्पोर्टेंस को समझे कि कल को जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे हमारे पास अच्छी दवाइयाँ और अच्छी एंटीबायोटिक्स होने चाहिए जिससे कि हम अपनी बीमारियों को ट्रीट कर सकें. जी, कौन सी समस्या किस वजह से हो रही है? कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके लक्षण जो है ओवरलैप करते हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है. और ये स्पेशलाइजेशन सिर्फ डॉक्टर्स के पास है कि आपको बता पाए कि ये जो लक्षण है किस समस्या की वजह से है और इसके लिए इलाज यानी दवाएं कौन सी ली जाएंगी. इसलिए अपना डॉक्टर स्वयं नहीं बनना है. आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति के बारे में. कैसे किया जा सकता है इस खतरे को कम, कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद. आप देखते रहिए टोटल हेल्थ. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं. बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ. MDH. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above.
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कितना बड़ा खतरा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये हम विशेषज्ञों से समझ रहे हैं। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं और एक कॉलर भी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। गुरुग्राम से अमर गोयल जी हैं हमारे साथ। अमर जी, बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम कौन सी बीमारियों में डायरेक्ट केमिस्ट से कंसल्ट करके दवाई ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्टेशन मिलता भी नहीं है और फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर रोहित, सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने प्रॉब्लम से बता दी कि डॉक्टर से मिलना मुश्किल है और दूसरा ये बता दिया कि कुछ महंगा भी पड़ता है। बट बात ये रहेगी कि आपको, मैं फिर से ये रिपीट करूँगा, आपको खुद दवाई नहीं लेनी। प्लीज़ एक डॉक्टर से पूछ के लीजिए। मैं अपना एग्जांपल अगर दूं, मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में हूँ। मेरे पास जो आता है वो आता है खांसी के साथ, बलगम के साथ और छाती के दर्द के साथ। उन्हीं 4-5 सिम्टम से मुझे ये जानना होता है कि उसको कैंसर भी हो सकता है, उसको निमोनिया भी हो सकता है, उसको एक वायरल सोर थ्रोट भी हो सकता है, उसको बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस भी हो सकता है, एंड उस बेसिस पे मुझे ये ट्रीट करना है। तो आपको मैं ऐसा बिल्कुल कभी ये एडवाइस नहीं दूंगा कि आप कुछ एंटीबायोटिक्स अपने घर पे रख लीजिए और ऐसा ऐसा दिक्कत हो तो ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक्स ले लीजिए। ये एक बहुत गलत तरीका है एंटीबायोटिक्स लेने का। आप हमेशा एक डॉक्टर से मिलने की कोशिश करिए। अगर आपको महंगा पड़ रहा है, सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं मुफ्त में अवेलेबल हैं, एंटीबायोटिक्स भी फ्री में अवेलेबल होती हैं, तो आप प्लीज़ ऐसे एंटीबायोटिक्स खुद ना लीजिए। जी, और ना सिर्फ गलत आदत है बल्कि आपके सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है, शायद ही आप उसको तब तक ना समझ पाएं जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाती है कि आप अस्पताल में हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन फिर परिजनों को लगता है कि इलाज का असर क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं। डॉक्टर रोहित, संजीव शर्मा, नीना शर्मा जी का एक ईमेल है, वो ये पूछ रहे हैं कि जब हम बीमार होते हैं, एंटीबायोटिक्स का कोर्स आमतौर पर 5 दिन का प्रिस्क्राइब किया जाता है। मान लीजिए 2 दिन के बाद लक्षण बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो क्या ये एक अच्छा विकल्प नहीं होगा? क्योंकि लक्षण चले गए और हम ठीक हो गए हैं, तो ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लेने से परहेज करें, यानी 2 दिन के बाद ही दवा बंद कर दी जाए। ऐसा होता था पहले कि हम 14 दिन की एंटीबायोटिक्स, 10 दिन की एंटीबायोटिक्स लिखते थे, बट अब आजकल की गाइडलाइंस में उसको रिड्यूस कर दिया गया है। 3 to 5 डेज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी अगर काम कर रहे हैं तो हम उसमें रुक सकते हैं। बट आपकी बात है 1-2 दिन में रुकना। अब होता क्या है, इसमें पेशेंट पार्शली ट्रीटेड होता है, बैक्टीरिया पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है और आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अगर आप ऐसे में रोक दोगे तो वो बैक्टीरिया वापस ग्रो करेगा और वापस इन्फेक्शन रेकरेंस होगी। तो अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स, अगर आपको डॉक्टर 3 से 5 दिन बोलता है, प्लीज़ आप उसको 3 से 5 दिन पूरा लीजिए। 1-2 एंटीबायोटिक्स बचा के रखने का कोई फ़ायदा नहीं। ये मत सोचिए कि अगली बार जब होगा तो मैं इसको यही वाले एंटीबायोटिक का 1 डोज ले लूँगा। नहीं, आप जब भी जो भी आपको एडवाइस दी जा रही है उसको पूरा फॉलो करिए। डॉक्टर्स को भी एंटीबायोटिक गाइडलाइंस होती हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, वो उसको शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अब 21 दिन की एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। अनटिल अनलेस इंडिकेटेड है, हम नहीं लिख रहे। तो जब हम शॉर्ट कोर्स लिख रहे हैं, आप भी शॉर्ट कोर्स को पूरा फॉलो करिए, उसको और शॉर्टन मत करिए। जी, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पर कुछ और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर कामिनी, किस तरह के मेजर्स बताना चाहेंगे जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि जैसा हमारे सामने आया कि सभी लोगों की भागीदारी या योगदान होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है, जब तक सब इसमें शामिल नहीं होंगे समाधान नहीं निकलेंगे। किस तरह से डॉक्टर्स को ये ट्रेन किया जा रहा है, हेल्थ केयर वर्कर्स को इस बात की जानकारी दी जा रही है, और जो जनरल पब्लिक है, आम लोग हैं, उन तक भी ये अवेयरनेस पहुंचाना कैसे प्रयास हो रहे हैं जिससे समझ में आ जाए? बेसिक बात है लेकिन समझ आना बहुत ज़रूरी है।
डॉक्टर्स का जैसे कि आपने बोला कि ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक देते हैं। कभी कभी मरीज़ को एक एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है बट डॉक्टर 2 या 3 एंटीबायोटिक लिख देते हैं। तो इस तरह से ICMR जो है डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल सेटअप में हैं उनके साथ काम कर रहा है, उनको एजुकेट करने के लिए कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन का प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए। इसको एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप बोलते हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं डॉक्टर्स को अवेयर कराएं कि कैसे वो रिस्पॉन्सिबल प्रिस्क्रिप्शन कर सकें, कैसे वो अपने हॉस्पिटल में इसको रैशनलाइज कर सकें। डॉक्टर्स के साथ साथ जो नर्सिंग स्टाफ है, जो फार्मासिस्ट्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्फेक्शन कंट्रोल पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है ऑन कैसे वो अच्छी ठीक रिपोर्ट दें ताकि डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन को करने में हेल्प मिले। बाकी जहाँ तक कम्युनिटी का सवाल है, कम्युनिटी को एजुकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि रूटीन हैंड वॉशिंग से हम इन्फेक्शंस कम करें, वैक्सीन्स टाइम पे लें, हम सैनिटेशन और हाइजीन का, साफ़ सफाई का ख्याल रखें अपनी कम्युनिटी में। ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे ICMR ने कुछ कदम उठाए हैं। दूसरी बात है डायग्नोस्टिक्स को अवेलेबल कराने की। इसमें सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसको कहते हैं नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट। इसके अंतर्गत सरकार ने डिफरेंट डायग्नोस्टिक्स जो है डिफरेंट लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, CHC पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे बिना शुल्क के, बिना प्राइस के फ्री अवेलेबल कराए हैं। ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी हमें AMR का लेवल अपने कंट्री में कम करने के लिए। जी डॉक्टर गौतम, जब कोई व्यक्ति एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो जाता है, किस तरह के बदलाव शरीर में आते हैं और इससे जटिलताएं क्या क्या बढ़ती हैं? क्योंकि खतरे की गंभीरता अगर समझ ली जाए तो उसके समाधान ढूंढने में थोड़ी सी आसानी होती है। किस तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, कितना जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं और बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? एक ईमेल भी है, दीपिका जी का ईमेल है, वो ये कह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है तो क्या अगर उसे वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर किसी अन्य विषाणु से जो है संक्रमण होता है, किसी अन्य माइक्रोब से संक्रमण होता है, क्या उस स्थिति में वो दवाएं भी काम नहीं करेंगी? इसको मैं इस माध्यम से समझाना चाहूँगा क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत तरह के हैं। उसको इंस्टीट्यूशंस ने डिवाइड किया है, ये फर्स्ट लाइन है, ये पहले दी जाएंगी, दूसरी दवाइयाँ इनको बचा के रखा जाएगा, तीसरी दवाइयाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तब करी जाएंगी जब बिल्कुल ही कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये जो हायरार्की है, एक तो ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है उनको उसके बारे में थोड़ा आइडिया है। WHO ने भी इसको एक अवेयर AWARE के नाम से बोला है कि फर्स्ट असेसिबल वाले एंटीबायोटिक है वो दी जाएंगी और फिर इनको देखा जाएगा। WA को वॉच बोला गया है और RE को रिजर्व, इसको रोक के रखना है। तो अलग अलग तरीके से दवाइयों को क्लासीफाई किया गया है। तो अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो अगर हम उसमें पहले वाली जो शुरू में देने वाली दवाइयाँ हैं वो वाली देते हैं तो वो सही रहता है, हम बाकियों को बचा के रखते हैं। लेकिन अगर हम सीधा ही ऊपर वाली दवाइयाँ पहले देना शुरू कर देंगे तो हमारे पास आगे के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, जो कि अब सिचुएशन हो रही है करंटली। तो यही एक समस्या है जो अगर हम जो बची हुई जो बड़ी एक होता है ना कि अगर सामने से कोई खतरा आ रहा है तो आप उसको छोटे से हथियार से मार सकते हैं, लेकिन अगर शुरू में ही उसके लिए आप बहुत बड़ा हथियार यूज़ कर लेंगे तो समस्या ये हो जाएगी कि ये एक जीवित सामने जो बैक्टीरिया है वो जीवित है। हर जीवित चीज़ अपने को बचाने की कोशिश करती है। एक होती है थ्योरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो दी गई थी, हर जीवित चीज़, हम भी, हमारे ऊपर कोई भी हमला होगा तो हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। सेम वो बैक्टीरिया या वायरस जो भी है उसके जब भी अटैक करेंगे वो बचाने की कोशिश करेगा और अपने अंदर बदलाव लाएगा। यही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है कि अगर हम किसी भी चीज़ को मारने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप को बचा रहा है, तो वो भी जीवित है। अगर हम उसको एक छोटी सी चीज़ से मारने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप को में छोटा ही बदलाव करेगा,
वो बड़ी से बाद में मर जाएगा, लेकिन हम शुरू में उसको बड़ी हमला करके बड़ी एंटीबायोटिक दे देंगे तो वो अपने अंदर इतना चेंज कर लेगा कि वो बड़े से भी नहीं मरेगा, तो छोटे से तो वो पहले ही बच जाएगा। तो इसलिए हम एक लेवल करके एंटीबायोटिक्स दें, उनको कंट्रोल करें। लेकिन अगर ये पैथोजन आज समस्या आ चुकी है कि हमारे जो गंभीर बैक्टीरिया हैं, जिसमें एक तो नाम लेना चाहूँगा मैं, एसिनेटोबैक्टर, क्लेप्सिला जो होते हैं, ये अब अस्पताल के अंदर 90% दवाइयों से नहीं मर रहे हैं, ये इस हालत में पहुंच चुके हैं। और एक दो ऊपर की लेवल की दवाई है जो कि इनको किल कर पाती है। तो ये समस्या होगी एंटीमाइक्रो, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि अगर क्या समस्या आएंगी अस्पताल के अंदर, जो इन्फेक्शन से जो मरीज ग्रसित होगा, जिसको ये संक्रमण होगा, वो इन दवाइयों से ट्रीट नहीं हो पाएगा और फिर हमारे पास ऑप्शन बहुत कम रह जाएंगे इनको बचाने के लिए, जिससे उनकी हेल्थ के ऊपर गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं कि हम उनका प्रॉपर इलाज ना कर पाए। जी, तो ये जो स्थिति है तलवार से नींबू काटने वाली बात है, तो तलवार को नींबू काटने के लिए प्रयोग मत कीजिए कि तब तलवार की आवश्यकता पड़े, तब वो काम ही ना आए। एक कॉलर हमारे साथ हैं भुवनेश्वर से, प्रोफेसर शांतनु रथ हैं हमारे साथ कॉल पर। शांतनु जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर शांतनु, हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल पूछें। लगता है हमारे संपर्क उनसे टूट गया है। डॉक्टर रोहित, ये जो बात है इसी को आपके साथ आगे बढ़ाते हैं। आप क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट भी हैं, किस तरह की दिक्कतें आपको लग रही हैं क्रिटिकली इल पेशेंट्स को डील करने के लिए? विशेष तौर पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, एल्डरली होते हैं, और जब उनको कोई इन्फेक्शन होता है और साथ ही हॉस्पिटल सेटअप में है, आईसीयू के अंदर है, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पूरा सिचुएशन को हैंडल करना। ऐसा होता है कि मैं एक सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे रेफरल केसेस भी आते हैं हमारे पास। तो कई बार ये होता है कि पेशेंट को एडमिट हुआ था, इन्फेक्शन हुआ, उसको कई एंटीबायोटिक्स मिल गई और फिर वो हमारे पास आता है, एंड उसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन दोनों ही हो सकते हैं। तो उसमें हमें बहुत मुश्किल से सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमने कैसे इन पेशेंट्स को ट्रीट करना है। अब होता क्या है कि मान लीजिए पेशेंट को एक ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन था जी, जो ऑर्गेनिज्म था वो ड्रग रेजिस्टेंट था। अब उसको हम वही एंटीबायोटिक देंगे तो 3 दिन तक तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो इम्प्रूव कर रहा है नहीं कर रहा। 3 दिन बाद देखते हैं कि पेशेंट नहीं इम्प्रूव कर रहा, फिर माइक्रोबायोलॉजी से रिपोर्ट आती है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि ये दवाइयाँ जो हम दे रहे थे वो तो काम ही नहीं कर रही। तो इसेंशली आप देखो 3 दिन तो हमारे उसी में लग गए एक ऐसा एंटीबायोटिक देने में जो काम नहीं कर रहा। नाउ फिर हम अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स जो मैं बोल रहा हूँ वो होता है, कई बारी वो ज़्यादा टॉक्सिक एंटीबायोटिक हो सकता है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, किडनी पे इफेक्ट आएगा, लिवर पे इफेक्ट आएगा। उनको हम फर्स्ट लाइन नहीं रख रहे थे, बट क्योंकि अब वही काम कर रहा है तो अब हमें वही एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ रहा है। सो टू सम इट अप, प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट जो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स है वो डिले हो गया, क्योंकि हम जो पहली एंटीबायोटिक दी थी वो काम नहीं की। पेशेंट वर्सन करता रहा इस दौरान। कई बार हम एम्पेरिकली चेंज भी करते हैं, वो भी ऐसा होता है जैसे कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं, क्या पता काम करे क्या पता नहीं काम करे। फिर पेशेंट को इतने सारे ड्रग्स देने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, एंड उनका हॉस्पिटल स्टे लंबा हो जाता है, उनको वेंटिलेटर पे उनको ज़्यादा देर रहना पड़ता है, डायलिसिस की ज़रूरत आ जाती है, कई बार मोर्टेलिटी भी इसकी वजह से हो जाती है। जी, तो ना सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, इलाज का खर्च भी बढ़ता है और रोगी के लिए जटिलताएं, और जैसा डॉक्टर रोहित कह रहे हैं कि कई बार बात जिंदगी तक पहुंच जाती है, यानी जिंदगी बचाना भी मुश्किल हो जाता है। दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ, राजेश सहगल फोन लाइन पर। राजेश जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार, डॉक्टर साहब राजेश सहगल बोल रहा हूँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हर साल मार्च में मेरा गला चोक हो जाता है, खांसी होती है, जीभ में इंटर्न होती है, और कई साल से ऐसे हो रहा है। तो मेरे जो डॉक्टर है मैं उनको दिखाता हूँ, कई बार डॉक्टर चेंज भी करता हूँ, वो मुझे एंटीबायोटिक देते हैं, कई बार एंटी फंगल देते हैं और माउथ इनहेलर देते हैं, लेकिन वो लग जाता है पूरा महीना, कई बार 1.5 महीना भी लग जाता है। तो कहते हैं ये पत्तों से एलर्जी होती है, पॉलन बोलते हैं उसको, सिटी में जो चेंज ऑफ सीजन है उससे होता है। तो मुझे कई बार लगता है कि सही से डायग्नोज नहीं हो पाता कि एक्चुअली में एलर्जी है, वायरल है, क्या है। और डॉक्टर साहब काफी टाइम ले लेते हैं, मैं कई डॉक्टर चेक करता तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो अंदाजे से मेरे को मेडिसिन दिए जा रहे हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राजेश जी आपका। डॉक्टर रोहित, क्या आप इनको एडवाइस करना चाहेंगे, क्या एस्थमा है, रेस्पिरेटरी एलर्जी है, क्या करना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन काफी है।
जैसा मैंने कहा, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में ना लक्षण थोड़े से ही हैं, उन्हीं से हमें सारे डिफरेंशियल्स बनाने होते हैं। बिना देखे मैं आपको पूरा डायग्नोसिस तो डेफिनेटली नहीं बता पाऊँगा। एक तो चीज़ें हैं, अगर आपको एलर्जी है तो एंटीबायोटिक्स का कोई मतलब नहीं है। कई बार ये होता है कि जो हम इन्हेलर्स देते हैं, अगर आप उसको लेने के बाद गरारे नहीं करो तो जो स्टीरॉयड होता है वो गले में डिपॉजिट कर जाता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। हो सकता है शायद ये हुआ है जो जैसा आप बता रहे हो। तीसरी चीज़ ये रहेगी कि देखिए, आप डॉक्टर्स ऐसे बदलोगे ना तो होता क्या है, वो ठीक नहीं है। हर डॉक्टर के पास होता है वो फर्स्ट लाइन ट्राई कर रहा है, ठीक है नहीं हो रहा, वो एक नेक्स्ट टेस्ट करेगा, तीसरा टेस्ट करेगा, चौथा टेस्ट करेगा। आप हर डॉक्टर के पास ऐसे चेंज करते रहोगे तो वो हर बारी वो स्टेप 1 पे ही रहोगे। एक डॉक्टर के पास जाके फीडबैक दीजिए कि ये दवाई काम नहीं कर रही, हो सकता है वो आपको कोई दूसरा टेस्ट या दूसरा कोई डायग्नोसिस करके आपको ट्रीट कर पाए। जी, और फिर भी अगर आपको लगता है कि काफ़ी समय हो गया और समस्या ठीक नहीं हो रही, तो आप दिल्ली में रहते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तमाम बड़े रेप्यूटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। आप कहीं के भी श्वसन रोग विभाग में जाकर एक्सपर्ट से एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। डॉक्टर कामिनी, किस तरह से हमारी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग यूज़फुल हो सकता है इस तरह की समस्या से बचाव करने में? और दूसरी बात, टीकाकरण पर बहुत जोर दिया जाता है, क्या इससे भी लाभ होगा अगर बात आ रही है AMR के खतरे को कम करने की? टीकाकरण मतलब वैक्सीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं प्रिवेंशन के लिए। जब हम बात करें कि हम कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो अगर हमें AMR को प्रिवेंट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें। हम क्या कर सकते हैं जिससे कि जो भी इन्फेक्शन हमें हो रही है उसमें कमी आए। जैसे कि मैंने पहले कहा, सैनिटेशन, हाइजीन, पानी हम साफ़ पिएं, इधर उधर से खाना ना खाएं जिससे कि हमें फूड रिलेटेड जो इन्फेक्शन होती है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे वैक्सीन लें हम। अब हमारे कंट्री में बहुत सारे वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। एक एग्जांपल जो हम लेते हैं, जैसे टाइफाइड का एग्जांपल लेते हैं, 4 वैक्सीन अवेलेबल हैं हमारे कंट्री में। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इनको यूज़ करें इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जब हमें टाइफाइड हो जाता है, और टाइफाइड हमने देखा है हमारे कंट्री में, ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड जब हो जाता है तो पेशेंट को बहुत टाइम लग जाता है ठीक डायग्नोसिस होने में और उसके बाद रिकवर करने में। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, उसके लिए निमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है, उसके लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अवेलेबल है। और जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है, स्पेशली एडल्ट्स में बहुत हमने देखा है कि चेंज ऑफ सीज़न के साथ साथ ये इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इन वैक्सीन्स को यूज़ करें इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। ना इन्फेक्शन होगी ना एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे एंटीबायोटिक प्रेशर डेफिनेटली हमारा कम्युनिटी में कम होगा। जी, खास तौर पर एल्डरलीज के लिए डॉक्टर रोहित, इन्फ्लुएंजा और निमोकोकल जो है लगानी चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर वाल्नरेबल ग्रुप है, यानी अगर कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है उनको, तो कौन सी एज से आप रेकमेंड करते हैं ये वैक्सीनेशंस? जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं, फॉर दैट मैटर इवन CKD डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये वैक्सीन एडवाइजेबल हैं। न्यूमोकॉकल में पहले हम PCV 13-23 देते थे, अब PCV 20 अवेलेबल है। विद रिगार्ड्स टू इन्फ्लुएंजा, हर साल एक WHO एक सर्वेलेंस करता है कि व्हाट आर दी सर्कुलेटिंग वायरस, इन्फ्लुएंजा का कौन सा सीरोटाइप सर्कुलेट कर रहा है, एंड उसके हिसाब से एक वैक्सीन कॉम्पोजिशन डिसाइड होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का। तो इंडिया में 2 पीक्स आती हैं, एक मानसून के वक्त, एक विंटर के वक्त। अराउंड दीज टाइम्स हमारे पास ये वैक्सीन अवेलेबल होती हैं, तो उस दौरान जब ये ट्रांसमिशन का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, उससे पहले हम ये वैक्सीन एडवाइस करते हैं। जी, डॉक्टर गौतम, किस तरह से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर सकता है आने वाले समय में? किस तरफ आशा रखी जाए? कितना हेल्पफुल होगा इस खतरे को कम करने के लिए? क्या कोई सहायता मिल सकती है? जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, कि इसको काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इससे होप भी बड़ी है कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कंसर्न टॉपिक से जोड़ के अगर देखें तो इसका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंदर और इसको कंट्रोल करने के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल समझ में आ रहा है, जो कि यूज़ किया जा सकता है। हम बहुत सारी चीज़ों को पहले से पता कर सकते हैं, जो कि जैसे अभी बोला गया, बहुत सारी चीज़ों को हमें पता करने में समय लगता है कि वो एक तो उसको डायग्नोज करने में, और वो किस चीज़ से ठीक होगा। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। जो सही कहा जाता है कि अभी जैसे शुरू में बात की गई कि एक एंटी माइक्रोबियल है, या फिर हमें कैसे ठीक करना है हमें पता नहीं चल पाता। ये हमें पता कैसे चलता है?
एक तो हमें ये पता चले कि समस्या क्या है। अगर हमें बीमारी पता चलेगी तो एटलीस्ट हमें ये पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया से हुआ है तो हम उसको दूसरी दवाई नहीं देंगे, या फिर ये वायरस से हुआ है तो हम उसको बैक्टीरियल दवाई बंद कर देंगे, या फिर हमें पता चलता है ये फंगल से हुआ है तो बिल्कुल एंटीबैक्टीरियल नहीं देंगे। अभी सबसे ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज़ हो रखा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा क्रिएट करने में हेल्प करता है कि हम पहले से ही पता कर सकते हैं, पता चल सकता है हमें कि इसको कि मरीज को किस तरह की बीमारी है, ताकि हम उसको उसी तरह की दवाई दें। दूसरी बात, अमंग एंटीबैक्टीरियल ऑल्सो, पहले तो ये है कि हमें एंटी माइक्रोबियल से ये पता करना है कि किस तरह का है, फिर एंटीबैक्टीरियल के अंदर भी बहुत सारी तरह की समस्याएं हैं कि हमें कौन से तरह का देना है। ऐसा नहीं है कि हमें, जैसे अभी शुरू में बोला गया, शुरू में हमें पता नहीं चलता कि किस तरह का इसको इन्फेक्शन है, तो हम बहुत सारी मिला के एंटीबायोटिक दे देते हैं, उसको बोलते हैं हम एम्पेरिकल थेरेपी। मतलब कि हम सब कुछ कवर करना चाहते हैं, जब तक लैब से रिपोर्ट नहीं आती या फिर कहीं से सब क्लियर हमें इंडिकेशन नहीं मिलता टेस्ट रिपोर्ट से कि इसको क्या है, जब तक हमें नहीं पता होता हम बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। उससे रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों का मतलब है कि शायद उसको चाहिए एक, लेकिन उसको हम दे 3-4 रहे हैं, तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जल्दी पता कर सकते हैं कि इसको किस तरह की एंटीबायोटिक देनी है। तो जो ये एम्पेरिकल थेरेपी का ड्यूरेशन 2-3 दिन का रहता है, उसको हम छोटे से छोटा करेंगे, जिससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है। दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ है, उनका सवाल जान लेते हैं। डॉक्टर गौतम, पूजा जी हैं फोन लाइन पर। पूजा जी पूछिए सवाल। बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। पूजा जी सवाल पूछिए। उनसे संपर्क नहीं है। एक और आपके लिए सवाल है डॉक्टर गौतम, मयंक जी का सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि उनको थ्रोट इन्फेक्शन होता है चेंजिंग वेदर में, डॉक्टर उनको बार बार 5 दिन की एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देता है, चाहे उनका जॉब ऐसा है या जो भी स्थितियां हैं, और लगभग ये हर 2 महीने में उनके साथ हो रहा है। कितने समय तक एंटीबायोटिक्स का प्रयोग रेजिस्टेंस में तब्दील कर सकता है स्थिति को? क्या कहना चाहेंगे, कितना लंबा ड्यूरेशन होता है माइक्रोब्स को रेजिस्टेंट होने के लिए? ऐसा कुछ हमारे पास डेटा या रिसर्च अवेलेबल है? सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इसका पता लगाना कि वो उसका कारण क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि हम ब्लाइंड ट्रीट ना कर रहे हो उस केस को। दूसरी बात, इन्फ्लुएंजा का हमारे यहाँ हर साल एक नया वायरस आता है। मतलब उस हमारे यहाँ की ये है कि हमें हर साल उसकी एक वैक्सीन लगवानी पड़ती है, जो कि अवेलेबल है। अगर जैसे सजेस्ट कर रहे हैं टीकाकरण, तो किसी किसी समस्या के लिए जो टीकाकरण अवेलेबल है वो हमें पहले टीकाकरण करवा लेना चाहिए और जांच करवा लेनी चाहिए कि हमें समस्या क्या है। उसके बाद अगर मोस्टली ये जो समस्या बता रहे हैं ये वायरल होते हैं, तो इस कंडीशन में अगर हम एंटीबैक्टीरियल देंगे तो हम एक और बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर बैक्टीरिया सिर्फ खराब नहीं है, अच्छे बैक्टीरिया भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें बैक्टीरिया को ख़त्म कर देना है बिल्कुल ही। तो ये थोड़ी समझने वाली समस्या है कि हमें अच्छे बैक्टीरिया को बचाना भी है। हमारे गट के अंदर, हमारे थ्रोट के अंदर, हमारे स्किन के ऊपर कमेंसाल बैक्टीरिया होते हैं विच आर कॉल्ड गुड बैक्टीरिया। तो ऐसे ही हमारे गले के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया अगर हम देंगे तो वो अननेसेसरी वो उनके अगेंस्ट वो उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जो कि हमें रोकना चाहिए करने के लिए। बट जो 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो जितनी अवधि के लिए दवाई बताई गई है, अगर हम उतने ड्यूरेशन के लिए लेंगे तो रेजिस्टेंस डेवलप होने के बहुत कम चांसेस हैं। अदरवाइज एक लंबे ड्यूरेशन के लिए अगर कोई दवाई ली जाती है जो कि जिसके लिए रिक्वायर्ड ना हो, वो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस डेवलप करने की कोशिश करती है। बट सब इनके लिए मेरी एक समस्या वो राय है कि पहले ये अपनी कंडीशन को डायग्नोज कराएं किसी चिकित्सक को दिखा के, और उसके अनुसार ही उसका इलाज करें। डॉक्टर कामिनी, बहुत संक्षेप में आजकल हम लोग वन हेल्थ की बात कर रहे हैं, इंटरकनेक्शन, यानी अगर पूरा प्रकृति जो है, पूरा यूनिवर्स सेहतमंद होगा तो उसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी अपने आप आ जाते हैं। गीतिका का एक सवाल था, ये पूछ रही हैं कि क्या पोल्ट्री और एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जा रहा है, तो जो मनुष्यों में एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है, ये सारा जिम्मा उसी का है? मतलब इल्ज़ाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, क्या स्थिति है? वन हेल्थ यानी सभी को मिलजुल कर, अगेन टीम वर्क वाली जो बात है, कितना आवश्यक है इस स्थिति से बचाव करने के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ग्लोबली वन हेल्थ की बातें हो रही हैं। स्पेशली वायरल डिजीज़ेज़ में हमने देखा है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं
वो एनिमल से ह्यूमन में स्पिल ओवर होते हैं। रहा सवाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है जी। सो ये सच है कि बहुत सारा एंटीबायोटिक यूज़ होता है क्रॉप्स में और पोल्ट्री में, बट किसी एक्सटेंट तक वो ज़रूरी भी है क्योंकि अदरवाइज़ हमारे बहुत सारे क्रॉप्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए भी हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। कॉलिस्टिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जो पोल्ट्री में यूज़ होता है और सरकार ने उसका बैन बंद कर दिया है। लेकिन बहुत सारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हम ह्यूमन में देख रहे हैं वो एंटीबायोटिक एनिमल में यूज़ भी नहीं होते। तो इसलिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन एंटीबायोटिक्स को प्रिजर्व करने की हम लोगों पर ही है क्योंकि एनिमल वो एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करता। सो वो एनिमल वाला एंगल हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स को प्रिजर्व करने के लिए। जी, तो दूसरों को ब्लेम करना या जिम्मेदारी दूसरों पर डालना ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है क्योंकि सेहत हमारी है, ख्याल हमें रखना है। एंटीबायोटिक्स का रैशनल यूज़ हो ये हम सभी की जिम्मेदारी है। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर हितेंद्र गौतम, डॉक्टर कामिनी वालिया, डॉक्टर रोहित कुमार कुछ और जानकारी ले रहे हैं विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर गौतम आपसे कि हर तरह के इन्फेक्शंस को ठीक करने में एंटीबायोटिक्स कारगर और प्रभावशाली होते हैं? नहीं, हर तरह के इन्फेक्शन को नहीं होते हैं। हमें स्पेसिफिक पता होना चाहिए किसके लिए कौन सा देना है। जी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या शरीर यानी बॉडी इन बैक्टीरियाज या वायरसेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती है या खुद वायरसेस या बैक्टीरिया? डॉक्टर कामिनी। यस, सेकंड ऑप्शन, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारी इन्फेक्शंस ज़्यादा देर तक चलती हैं। जी, बच्चों को कोई इन्फेक्शन हो तो डोज अधिक मात्रा में देनी चाहिए तो रिकवरी जल्दी होती है? डॉक्टर रोहित। नहीं, पीडियाट्रिक डोजिंग बहुत अलग होती है और एक पीडियाट्रिशियन ही आपको गाइड कर पाएगा। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है AMR से बचाव के लिए और समाधान के लिए? क्या इसका कोई रोल है? डॉक्टर गौतम। जी बिल्कुल इसका रोल है। जीन एडिटिंग करके एक फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इसके माध्यम से हम गलत चीज़ को हटा सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर से जो प्रॉब्लम कर रही है और उसमें सही चीज़ को डाल सकते हैं जिससे वो दवाइयों से कंट्रोल में रहेगा। डॉक्टर, एक बार जो दवा दे दे बार बार उस तरह के लक्षण होने पर वही दवा ले ली जाए, आसान तरीका है? डॉक्टर कामिनी।
गलत। ज़रूरी नहीं है कि जब अगली बार आपको वैसे लक्षण हो तो जो इन्फेक्शन आपको पहले हुई थी उसी से आपको इन्फेक्शन होगी। सो ये अपने आप से दवाई लेना, ये सोच कर के पिछली बार ये दवाई काम करी थी तो इस बार भी करेगी, ये गलत है। एंटीबायोटिक से ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो क्या जब बीमार हो, जब तक बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति ना हो जाए, मेडिसिन शुरू ना करें? डॉक्टर रोहित, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स एट अप्रोप्रिएट टाइम एट अप्रोप्रिएट डोज, ये हम एडवाइस करते हैं। आप डॉक्टर से ये डिसीजन आप खुद मत लो, डॉक्टर को डिसाइड करने दो, वो आपके लिए सबसे अच्छा डिसीजन लेगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर एक एंटीबायोटिक काम ना भी करे तो क्या है, नई नई इन्वेंशंस तो हो रही हैं तो कुछ और एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी। डॉक्टर गौतम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बिल्कुल सोच समझ के डॉक्टर के सलाह से, परामर्श से यूज़ करना है। बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सारे बैक्टीरिया पे काम पहले से ही नहीं करती हैं, तो वो उनको पता है कि हम उनको नहीं दें और कौन सा किसके लिए देना है। वो बड़ी स्पेसिफिक है, वो हमें सोच समझ के चिकित्सक की परामर्श से लेनी चाहिए। डॉक्टर कामिनी, क्या खतरा है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट का? इलाज मुश्किल होना, हॉस्पिटल में ज़्यादा स्टे होना, या फिर जीवन के लिए खतरा? तीनों चीज़ें करेक्ट हैं। ये ज़्यादा लंबे के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होती है, इन्फेक्शंस जो होती हैं ये मुश्किल से ट्रीट होती हैं और कभी कभी ये जीवन के लिए भी खतरा बन जाती हैं। हमने देखा है कि ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होने से मरने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 30 to 50%। जी, क्या जिस व्यक्ति ने एंटीबायोटिक्स कभी नहीं लिए, डॉक्टर रोहित, उसको एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं हो सकता? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को होता है, तो जो आपने कम्युनिटी एक्वायर्ड सेटिंग्स में भी आपको ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एंटीबायोटिक्स नहीं लिए तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा बैक्टीरिया में, फिर भी हो सकता है। जी, संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर गौतम? किस तरह से सबको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होगा खतरे को पहचानने में और सभी का इससे बचाव करने में? किसी भी बीमारी का चिकित्सक के परामर्श के बिना इलाज ना लें, उनके सलाह से लें, क्योंकि ये बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ सब पे अप्लाई कर दें। और जो घर में दवाइयाँ रखी हैं उनको, एंटीबायोटिक स्पेशली जो रखी हैं, उनको ऐसे मत यूज़ करिए कि एक मैं उससे ठीक हो गया तो दूसरा भी उसी से ठीक हो जाएगा। वो समस्या टोटली अलग हो सकती है और वो समस्या को बढ़ा भी सकती है। तो बिल्कुल चिकित्सक और डॉक्टर की परामर्श से सब कुछ यूज़ करें। थैंक यू। डॉक्टर कामिनी, क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए, कितना जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है इस खतरे को लेकर? जो पाइपलाइन है हमारा एंटीबायोटिक डेवलपमेंट का, वो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो ख़त्म सा हो गया है। नई एंटीबायोटिक्स बहुत जल्दी नहीं आएंगी, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास है हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रीट करें। सो वट एवर वी हैव विद अस, उसको हमें बहुत संभाल के रखना है, बहुत अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि उन एंटीबायोटिक्स की डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगा है जी। यही मेरा संदेश है कि एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। डॉक्टर रोहित, किस तरह से हम सभी को समझना है कि अपना डॉक्टर खुद नहीं बनने, और अगर समस्या हो तो विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, उनका परामर्श आवश्यक है? बिल्कुल, अपने आप कोई दवाई मत लीजिए, डॉक्टर से लीजिए, डॉक्टर जो बताए वो ही लीजिए, और डॉक्टर्स को भी थोड़ा एंटीबायोटिक पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, हमें और रिसर्च की ज़रूरत है। रिसर्च की पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट हो जाए कि हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स मिले, एंड नए एंसिलरी ट्रीटमेंट्स भी हों। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर रोहित कुमार, डॉक्टर कामिनी वालिया, डॉक्टर हितेंद्र गौतम। आवश्यक है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी समझें। दवाएं उस खजाने की तरह हैं जो हमारे जीवन की रक्षा करती हैं। ध्यान ये रखना है कि ये जीवन रक्षक ही कहीं भक्षक ना बन जाए, यानी ऐसा ना हो कि बीमारी है और उसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा क्योंकि अब दवाएं ही नहीं हैं। दवाओं के आने में बहुत सारी रिसर्च लगती है और उसके लिए चाहिए होता है समय। इसीलिए बहुत सोच समझकर कोई भी बीमारी हो, आपको दवा कब लेनी है, कितनी डोजेज में लेनी है, कितना लंबा कोर्स है और दवा कब बंद करनी है, इस सब का निर्धारण डॉक्टर को करने दें। अपने डॉक्टर खुद ना बने और डॉक्टर को ये फोर्स ना करें कि आप हमें दवा अवश्य दे दें, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने डॉक्टर बदल लिया क्योंकि उन्होंने दवाएं नहीं लिखी। बहुत गलत बात है। आपकी सेहत है, लेकिन उस सेहत की जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है डॉक्टर पर। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि पैसे बचा लेंगे, तो ये ध्यान
ध्यान रखिए कि पैसे बचाने के चक्कर में कहीं आप अपनी सेहत न गवा बैठे। टोटल हेल्थ के माध्यम से जानकारी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और हम आपको जागरूक करते रहेंगे, सेहतमंद रहने के उपाय बताते रहेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, हम सभी की जिम्मेदारी है सेहतमंद रहने की और जो हमें सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं उनका सही उपयोग करने की। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।